हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राउड एजुकेशन सेंटर में। तो यार आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 10 साइंस का जो हमारा चैप्टर 4 है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का बेहद ही, जिसे बोलते हैं बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है मेडलिफ का वर्गीकरण। ठीक है, मेडलिफ क्लासिफिकेशंस। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है यार जिसे आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेडलिफ का वर्गीकरण को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को डोबेरेन का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत और लोथरमेयर का परमाणु आयतन बता दिया हूँ। ठीक है, तो अभी तक सब वीडियो को नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा यार, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आज हम कवर कराने वाले हैं मेडलिफ का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखो आज की इस क्लास में हम लोग केवल मेडलिफ के वर्गीकरण के बारे में देखने वाले हैं, साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोग को अगले क्लास में आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा यार। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, क्योंकि इसके अच्छे से डिटेल से समझेंगे इसको। उसके बाद मैं आप लोग को करा दूंगा जो है हमारे मेडलिफ के आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ क्या क्या थी, इसको मैं एक वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा यहाँ से जो है मेडलिफ के आवर्त सारणी की क्या सीमाएँ थी, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर इससे संबंधित मैं आप लोग को एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग को क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक से संबंधित आपको बता दूंगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। यानी कि इस टॉपिक से आप लोग का टोटल 4 वीडियो बनने वाला है। ठीक है, और 4 वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, चाहता तो इसको एक ही बार में कवर करा देता है ना, लेकिन हम इसको पार्टीशन में करके पढ़ेंगे ना, तो होगा कि आप लोग के माइंड में अच्छे से समझ आएगा, है ना, और आप लोग को चीज़ें को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगा। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है टॉपिक, कुछ छूट न जाए कुछ कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं आप लोग को इसको अच्छे से कराने वाला हूँ। ठीक है यार, तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये है मेडलिफ, जो कि एक वैज्ञानिक है यार। ठीक है, इन्होंने अपना इस वर्गीकरण का सिद्धांत है, इसने 1869 में दिया था। ठीक है, 1869 में दिया था। ठीक है, और जो हमारे लोथरमेयर है उन्होंने अपने परमाणु आयतन वक्र को वो भी 1869 में दिया था ना, कंफ्यूज मत होना। तो चलो यहाँ पर जो हमारे वैज्ञानिक उसके बारे में थोड़ा सा एक झलक इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, मेडलिफ जो हमारे वैज्ञानिक है, ठीक है, उसका पूरा नाम है जी डिमित्री इवानोविच मेडलिफ। ठीक है, इसका जन्म 1834 में हुआ था और इसका मृत्यु 1907 में हुआ था। ठीक है, यह एक रूसी रसायनज्ञ है, यानी कि रसिया के रहने वाले हैं। ठीक है, और इनको मेडलिफ को ही आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि यार जो हमारे आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को मेडलिफ को लेना रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी का, आधुनिक आवर्त सारणी का नहीं, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक बोलेगा तो वो मोस्ले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आवर्त सारणी का जनक यदि बोलता है तो आप लोग को मेडलिफ को लेना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दिखते थे हमारे जो मेडलिफ हैं, है ना। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्लास में, अब इधर बुक में क्या क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे मेडलिफ वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना वर्गीकरण का सिद्धांत को सन 1869 में दिया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे इधर क्या बोलते हैं। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डिमित्री इवानोविच मेडलिफ को जाता है। ठीक है, इसके जो है तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय। ठीक है, क्योंकि और इधर काफ़ी ज़्यादा उससे पहले कई वैज्ञानिक आए हैं। ठीक है, लेकिन सबका जो सिद्धांत था थोड़ा सा पूरा नहीं हो पा रहा था, है ना, उन लोग का जो है उन लोग का नियम सफल नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो मेडलिफ आता है, ठीक है, इसे तो जनक बोला जाता है आवर्त सारणी का, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो जनक बोल दिए, यानी कि बहुत कुछ बड़ा करने वाला है और कमाल की चीज़ करने वाला है। ठीक है, तो इसे जो है तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय इसी को, यानी कि हमारा जो मेडलिफ है उसको जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोला है यार, तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। ठीक है, जब मेडलिफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, यानी कि मेडलिफ ने जब अपना वर्गीकरण चालू किया, ठीक है, यानी कि उन्होंने जब तत्वों को व्यवस्थित करने का काम जब वो शुरू किया तो उस समय मौजूद तत्व कितने थे, 63, यानी कि 63 तत्व थे। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, उन्होंने तत्वों के परमाणु भार एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। ठीक है, और यही उसका क्या था, मुख्य आधार था। यानी कि उन्होंने
तत्वों के परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार एवं उनके भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का क्या किया, अध्ययन किया, और यही उसके वर्गीकरण करने का मुख्य आधार बना। ठीक है, तो मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी आप लोग को बताऊंगा कि जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो है वो होता क्या है। ठीक है, देखो भौतिक गुण ऐसा है यार कि भौतिक गुण के अंतर्गत जैसे कि कोई तत्व है, ठीक है, कोई तत्व है, उसके रंग, उसकी अवस्था, उसके गलनांक, ठीक है, इन सबको ध्यान में रखते हुए उसको थोड़ा सा वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। ठीक है, भौतिक यानी कि जिसे हम लोग क्या कर सकते थे, देख सकते थे, छू सकते थे। ठीक है, उसके आधार पर उसको वर्गीकरण किया था जिसमें भौतिक गुण आ जाएगा। ठीक है, और रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या आएगा कि रासायनिक गुण में क्या करेगा, जो हमारे वैज्ञानिक है वो तत्वों को क्रिया करके देखेंगे, यानी कि उसको रिएक्शन कराएंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग अम्ल क्षार से जैसे कि क्रिया करा दिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक गुणधर्म में उन्होंने उसका मुख्य किसको उन्होंने लिया था। ठीक है, जैसे कि तो रासायनिक गुणधर्म में होता क्या है कि कुछ रासायनिक गतिविधियाँ होती है यार, जैसे कि हम लोग अम्ल क्षार में क्या करा देते हैं, प्रतिक्रिया करा देते हैं, है ना, या फिर और अन्य तत्वों से उसका अभिक्रिया करा देते हैं, वो सब क्या कहलाता है, रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं जी। ठीक है, तो उन्होंने रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेडलिफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक को चुना। ठीक है, यानी कि उन्होंने रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत क्या किया, जो हमारे यहाँ पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक, दोनों तत्व हैं। ठीक है, इससे बनने वाले यौगिक, ठीक है, यौगिक क्या कहलाते हैं, जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक कहलाते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बन रहे थे, ठीक है, उसको उन्होंने चुना यानी कि सिलेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि दोनों तत्व अत्यंत सक्रिय है तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ठीक है, यानी दोनों तत्व कौन कौन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, दोनों क्या अधिक सक्रिय होते हैं जी। ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, बहुत जल्दी किसी दूसरे तत्वों से क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको चुना। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इधर आगे बोला है, ठीक है, अब इधर थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, अब इधर क्या करते हैं वो, उन्होंने 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्म लिखा। ठीक है, उन्होंने किया क्या, जब उन्होंने वर्गीकरण कर रहा था तत्वों का, ठीक है, तो उसको तो तत्वों के नाम, ठीक है, सबका नाम मालूम था। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे क्या थे, 63 क्या थे उस टाइम, 63 तत्व उस टाइम क्या थे, ज्ञात थे। ठीक है, तो उन्होंने इसका वर्गीकरण करने के लिए 63 वो क्या लिए, कार्ड लिए यार ऐसे। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, 63 वो क्या बनाए, कार्ड बनाए, जैसे ताश का कार्ड होता है ना, वैसे ही वो करता क्या है, 63 कार्ड बनाता है। ठीक है, और उस कार्ड में सबके अलग अलग गुणधर्मों को लिखा। अलग अलग गुणधर्म किस प्रकार से हो सकते थे उसमें, उस कार्ड में, तो इस कार्ड में जैसे कि चलो जैसे कि क्या है, कार्ड है। ठीक है, ऐसे वो 63 क्या बनाए, कार्ड बनाए। ठीक है, तो इस कार्ड के अंदर उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्होंने तत्वों के नाम लिखा, जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का नाम लिख दिया, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का, ठीक है, आयरन है तो आयरन का लिख दिया। ठीक है, तो उसके गुणधर्म में उसके जैसे कि नाम को लिख दिया, उसके परमाणु भार को लिख दिया। ठीक है, और उन्होंने जब उसके भौतिक गुणधर्मों को देखा, ठीक है, तो उसके कलरों के हिसाब से, भाई तू इस कलर का है, तू ऐसा रहेगा, उसके अवस्था के हिसाब से तू ठोस है ना, और उसके रासायनिक गतिविधियाँ जैसे कि उसको क्रिया करा के देखें। ठीक है, तो कौन जल्दी क्रिया कर रहा है, कौन कैसे विक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, कौन, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ना उन्होंने सबके गुणधर्मों को अलग अलग लिखा। ठीक है, और उनकी क्या थी उसमें, और उस कार्ड में उनके क्या थी, संयोजकता भी शामिल थी। ठीक है, अभी आपको आगे बताने वाला हूँ संयोजकता क्या होता है। ठीक है, तो किया क्या उन्होंने, टोटल 63 कार्ड लिए यार, जिसमें उन्होंने अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। ठीक है, गुणधर्म किस प्रकार से थे अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबके नाम को, ठीक है, उसके परमाणु भार को, ठीक है, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण को, ठीक है, उसके वैलेंसी यानी संयोजकता को उन्होंने उस कार्ड में लिखा। ठीक है, समान गुणधर्म वाले अधिकांश तत्व, समान गुणधर्म वाले, चलो यहाँ से बोल रहा था मैं, समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह बनाने पर उन्होंने पाया कि तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। देखो यहाँ पर कमाल की चीज़ हो गई ना, जब उन्होंने 63 कार्ड में, ठीक, सबके गुण को अलग अलग लिखे। ठीक है, सबके गुण को क्या किए, अलग अलग लिखे यार। ठीक है, तो हुआ क्या कि सब अपने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। ठीक है, उसके जब देखो उन्होंने केवल उसके भौतिक गुणों के आधार पर उन्होंने सबको क्या किया था, कार्ड में जमाया था। ठीक है, तेरा गुण ये है, तेरा गुण ये है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या किया था, उन्होंने जमाया था। तो उन्होंने देखा कि सबके परमाणु भार के क्रम में भी वो क्या हो गए थे, व्यवस्थित हो गए थे, ऑटोमेटिक जम गए थे। ठीक है,
उन्होंने अधिकांश तत्वों को एक सारणी की तरह व्यवस्थित कर दिया जिसमें समान गुणधर्म वाले तत्व एक दूसरे के नीचे आते थे। ठीक है, जिसे उन्होंने क्या कर दिया यार, उन्होंने एक सारणी की तरह क्या किया, उसको फिर व्यवस्थित कर दिया जिसमें सबके समान गुणधर्म वाले तत्व एक दूसरे के नीचे आते थे। ठीक है, और यह भी देखा गया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये भी देखा कि समान गुणधर्म वाले जितने तत्व थे, ठीक है, वो एक निश्चित अंतराल के बाद, ठीक है, निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ रहे थे। ठीक है, तो इस आधार पर मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम बनाया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आवर्ती फलन का मैंने आप लोग को मतलब बताया था ना उस दिन। आवर्ती फलन यानी कि एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित समय में क्या हो जाता है, उसका बार बार उसके जैसे गुणों में पुनरावृत्ति होना या दोहराना, कोई क्या बोलते हैं, आवर्ती फलन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और आगे बोला है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह या वर्ग या उसी को इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं तथा 36 पंक्ति को आवर्त या पीरियड कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर चलो आपको बता देता हूँ, जैसे कि उन्होंने कुछ इस प्रकार से अपना उसको व्यवस्थित किया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ऊर्ध्व यानी कि स्तंभ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है यार, ऊर्ध्व स्तंभ को, ठीक है, ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि इसको, ये ऐसा, ठीक है, ये सब क्या है, ऊर्ध्व स्तंभ है ना, ये क्या है, ऊर्ध्व स्तंभ है। और ये क्या है, 36 पंक्तियाँ। ठीक, 36 पंक्तियाँ में क्या है, ये सब क्या है, 36 पंक्तियाँ हैं ऐसा। ठीक है भाई, क्या हो गया रे। ठीक है, 36 पंक्तियाँ में कुछ इस प्रकार से होगा और ऊर्ध्व क्या रहता है, लंबा रहता है। ठीक है यार, इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा सा। तो उन्होंने क्या किया, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा, वर्ग कहा, यानी कि इसको क्या कहा, वर्ग कहा। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और 36 पंक्तियों को उन्होंने क्या किया, आवर्त कहा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने आवर्त है और कितने समूह है। इसको यहाँ पर चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें टोटल कितने स्तंभ थे, 8 स्तंभ थे जी। ठीक है, क्या थे, स्तंभ या समूह। ठीक है, स्तंभ या समूह या वर्ग या ग्रुप, इसकी संख्या टोटल थी 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और आवर्त कितना था, ठीक है, 36 पंक्ति को आवर्त बोलते हैं। तो इसमें जो था आवर्त यार, इसमें टोटल थे यहाँ पर 6। ठीक है, उन्होंने 6 आवर्त बनाया था इसमें। ये था पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, छठवा। ठीक है, ये छठवा है। ठीक है, तो जब मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी दिया था, ठीक है, उसमें कितने आवर्त और कितने समूह थे, तो चलो बताओ। इसमें टोटल आवर्त कितने हैं, आवर्त इसमें 6 हैं। ठीक है, और यहाँ पर समूह कितने हैं जी, समूह यहाँ पर टोटल 8 हैं। समझ में आया ना यहाँ पर, वेरी गुड। अब चलो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। इसको ध्यान में रखना ना कि कितने इसमें वर्ग थे या समूह थे। ठीक है, और कितने इसमें क्या थे, आवर्त थे, इसको आप लोग ध्यान में रखना। तो यहाँ पर टोटल जो वर्ग हैं या समूह हैं वो टोटल इसकी संख्या 8 थी और जो आवर्त है उसकी संख्या थी यहाँ पर 6। ठीक है, तो उन्होंने टोटल 63 तत्वों को कुछ इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, व्यवस्थित किया था। अभी इसको और अभी समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे देख लेते हैं आगे क्या बोला है। तो यहाँ पर तो ये है हमारा मेंडलीफ। ठीक है, इसको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। और यहाँ पर आगे बोला है यार कि मेंडलीफ आवर्त सारणी का प्रकाशन 1872 में जर्मन पत्रिका में हुआ। ठीक है, यानी कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी का प्रकाशन कब हुआ यार, 1817 में हुआ। ठीक है, और इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन कब किया था, 1869 में किया था। ठीक है, तो 69 70 71 72 यानी कि 3 साल के बाद क्या हो गया, इसका जो है प्रकाशन एक तो जर्मन पत्रिका था उसमें क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। ठीक है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी। ठीक है, सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र दिए गए। ठीक है, यानी कि देखना यहाँ पर जो इसके शीर्ष पर बोला है, इनको फिर से मिटाना पड़ेगा यार। देखो इसके यहाँ पर शीर्ष पर बोला है ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, हाइड्राइड है। ठीक है, हाइड्राइड ये ऊपर वाला आर ओ वाला क्या है, हाइड्राइड के सूत्र हैं।
सॉरी, ये क्या है, ऊपर वाला ऑक्साइड के सूत्र है, यानी कि RO देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, ये ऑक्साइड के सूत्र हैं। और हाइड्राइड का क्या है, RH, RH2, RH3, ये सब क्या है, हाइड्राइड के क्या है, सूत्र हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हुआ क्या था आपको मैं बता दूं, जैसे कि इन्होंने पहले समूह, ठीक है, पहले समूह को क्या दिया था, ऑक्साइड में R2O दिया था, ठीक है, और हाइड्राइड में RH दिया था, ठीक है, इसका सूत्र दिया था, ठीक है। अब देखो इसे किस प्रकार से देखना, यहाँ पर यौगिक बनने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो R है ये वो यहाँ पर मौजूद कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हाइड्रोजन के ऑक्साइड बनाऊंगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड की इसमें जो है पहले समूह में इसका सूत्र क्या दिया है, R2O दिया है ना, R2O। यहाँ पर समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसके ऑक्साइड क्या दिए हैं, R2O दिया है। तो मैं हाइड्रोजन के ऑक्साइड बनाऊंगा यार, तो R का मतलब है कोई भी यहाँ पर तत्व हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो R की जगह क्या ले लूँगा मैं, H ले लूँगा, ठीक है, और 2 का 2 रहेगा और O का O रहेगा। ये क्या हो जाएगा, H2O क्या बन गया, यहाँ पर जल बन गया ना। तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड को जल बोलते हैं ना, ठीक है। और इसी के यदि मैं हाइड्रोजन के हाइड्राइड बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, RH, ठीक है। तो R कोई भी तत्व आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर H और ये क्या हो जाएगा, H, 2 H हो जाएगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने जब हाइड्रोजन के हमने हाइड्राइड यानी कि RH में इसका हमने क्या करा, मान को रखा, यानी कि R की जगह में हमने H को रखा, तो हमें H2 प्राप्त हुआ, ठीक है। चूँकि H2 जो है ये इसका क्या है, हाइड्रोजन के मूल रूप है, ठीक है, मूल रूप है, यानी कि हाइड्रोजन को H2 ही लिखा जाता है, ठीक है। यह इसका मूल अणु है, यानी कि जो हाइड्रोजन है अपना स्वयं का क्या मतलब कि अपने स्वयं का हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो है हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर प्रथम समूह में, पहले समूह यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम है और नीचे रुबिडियम है, ये सभी जो है अपने हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए H2 लिया गया था, किंतु ये जो H2 है वह अपने हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये जैसे कि हमने R की जगह H को रखेंगे तो हमें H2 प्राप्त होगा, जो कि हाइड्रोजन के मूल अणु हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्राइड किस प्रकार से बनेगा, जैसे कि यहाँ पर RH में जैसे मैं लिथियम को रखूँगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, LiH, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इसका हाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सोडियम का करूँगा तो सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। तो चलो इसी को हम लोग और अच्छे से इधर थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर हाइड्राइड कैसे बनता है, ठीक है। यानी देखो हाइड्राइड तब बनता है यार जब हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ता है, तब क्या बनता है, हाइड्राइड बनता है। जैसे कि हमारे प्रथम समूह के तत्वों के हाइड्राइड निकालने का सूत्र क्या है, RH है, ठीक है, जिसमें R क्या प्रदर्शित करता है, R किसी भी तत्व को क्या करता है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हमारे प्रथम समूह के तत्व कौन कौन से हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और ये क्या है, सीजियम है, ठीक है। तो इसके हाइड्राइड कुछ इस प्रकार से बनेगा, LiH, ठीक है। R की जगह क्या रख देंगे, लिथियम को रख देंगे तो LiH बन जाएगा, ठीक है। R की जगह सोडियम को रखेंगे तो NaH यानी कि सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। R की जगह यदि मैं K को रखूँगा तो पोटेशियम हाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसके हाइड्राइड बनेंगे, ठीक है। परंतु जब हम लोग R की जगह हम लोग प्रथम समूह के तत्व जैसे कि हमने हाइड्रोजन को रखा तो क्या बना रहा था, H2 बना रहा था, ठीक है। जो कि ये हाइड्राइड नहीं है, ये क्या है, अपने जो H2 है वो हाइड्रोजन के क्या है जी, मूल रूप है, ठीक है। ये इसका क्या है, मूल रूप है। ये हाइड्रोजन जो है अपना खुद का हाइड्राइड नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ना कि हाइड्राइड तब बनता है जब हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व से, ठीक, किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ता है, तब क्या बनता है, हाइड्राइड बनता है, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए H2 लिया था, चूँकि ये क्या है, गलत है, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा प्रथम समूह में जितने भी तत्व हैं, ठीक है, उनका क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्राइड बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसी को बोला है, सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र दिए गए, जिसमें अंग्रेजी का अक्षर R समूह के किसी तत्व को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो R दिए हैं ना, R किसको प्रदर्शित कर रहा था यार, यानी कि समूह के किसी भी तत्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको बताया, यानी देखो इसमें जो R है वो समूह के कोई भी सभी तत्व हैं उसको हम लोग उसकी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पास R दिख रहा है वहाँ पास, ठीक है। जो R है समूह के किसी भी तत्व को प्रदर्शित करता है, अर्थात कार्बन के हाइड्राइड क्या हो जाएंगे यार, कार्बन के हाइड्राइड क्या हो जाएंगे, CH4 हो जाएंगे। तो कार्बन का हाइड्राइड कैसे CH4 आए हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर कार्बन के हाइड्रेट निकालेंगे, ठीक है। कार्बन के हाइड्रेट की सूत्र क्या है, RH4, ठीक है। तो R की जगह क्या रख देंगे, कार्बन रख देंगे, तो CH4, ये क्या हो जाएंगे, कार्बन के हाइड्रेट हो जाएंगे, ठीक है। और कार्बन के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन के ऑक्साइड हो जाएंगे CO2, कार्बन के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है ना। अब इधर चलो देखते हैं आगे बोला है, उन्होंने R समूह को किसी भी तत्व को क्या किया, प्रदर्शित किया। अर्थात यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कार्बन के हाइड्राइड यानी CH4 को RH4 लिख दिए हैं, तथा ऑक्साइड CO2 को RO2 लिखा गया है, ठीक है। उसके सूत्र में RO2 लिखा है, ठीक है, और हाइड्राइड में RH4 लिखा गया है ना। और मेडलिफ ने किसी तत्व की समूह में स्थिति का निर्धारण उसके यौगिक के आधार पर किया, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या किया कि तत्व के समूह की स्थिति का निर्धारण उसके यौगिक के आधार पर किया। यानी कि उन्होंने ये यौगिक बनाया ना, जैसे कि यहाँ पर CO2 बनाए हैं, ठीक है, और H2O बनाए हैं, ठीक है। तो सब क्या है, यौगिक है, तो उसके यौगिक के आधार पर किया। यौगिक के सूत्र द्वारा प्राप्त तत्वों की संयोजकता ज्ञात की गई, ठीक है। यानी कि यौगिक जो यहाँ पर बना है, ठीक है, उसके आधार पर उन्हें संयोजकता ज्ञात किया, ठीक है। तो संयोजकता ज्ञात कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पास चलो मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। अब हमारा जो वैज्ञानिक रहते हैं बेचारा रफ कार्य बन जाता है। अरे यार, ये ले भाई, इसको मैं मिटा दिया, बॉर्डर वाला कर देता हूँ। हाँ, तो उन्होंने यौगिक के सूत्र द्वारा क्या किया, तत्वों की संयोजकता ज्ञात की, ठीक है। यौगिक के सूत्र द्वारा संयोजकता कैसे ज्ञात की, जैसे कि क्या है, CO2 है, चलो ठीक है, CO2 है, CO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब इसके आधार पर उन्होंने कैसे संयोजकता ज्ञात किया होगा, ठीक है। खैर आप लोग क्लास 9th में पढ़ लिए होंगे संयोजकता निकालना, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कार्बन की मात्रा कितना 1 है और ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, ठीक है। तो CO2 क्यों हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ से उसका संयोजकता किस प्रकार से निकाला, तो देखो यार, कार्बन है, ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, बताओ, 6 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 होगा और 4 होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा और 6 होगा, यही होगा ना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो यार कि हमने क्लास 9 में एक बोरबरी नियम पढ़ा था, ठीक है, जिसमें उस वैज्ञानिक ने सूत्र दिया था 2n का स्क्वायर, ठीक है। 2n का स्क्वायर सूत्र था, मतलब कि इसके अनुसार, ठीक है, जो क्या थे, बोर के मॉडल के अनुसार यहाँ पर क्या थे, अलग अलग क्या थे, कक्ष थे, ठीक है, अलग अलग कक्ष थे, ठीक है। उसमें कितने कितने तत्व इसमें रहेंगे, नहीं सॉरी, कितने कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, इसको निकालने के लिए ये क्या था, एक फार्मूला था, ठीक है। जैसे कि मैं n बराबर 1 लूँगा, ठीक है, जो कि क्या है, पहला कोष की संख्या रहेगा, ठीक है। तो 2 और n बराबर 1 लूँगा तो 1 का वर्ग तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि पहले कोष में, यानी कि पहले कक्ष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा था इसका सूत्र के माध्यम से, ठीक है। और यदि मैं इसी जगह यदि मैं n बराबर 2 लूँगा, ठीक है, n बराबर 2 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 और ये क्या है, 2 का वर्ग है, 2 गुणा 2 का वर्ग, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो तो 2 का 2 रहेगा, गुणा 2 का वर्ग कितना होता है जी, 2 दूने 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हुआ ना। चूँकि हम लोग n बराबर 2 लिए थे यहाँ पर, ठीक है, n बराबर यहाँ पर 2 लिए ना, यानी कि ये कोष यानी कि कक्ष दूसरा का क्या है, कक्ष दूसरा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। तो दूसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं हम लोग, 8, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर 3 लूँगा n के मान, यानी कि तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको मैं यदि मैं पता करना चाहूँगा 2n का स्क्वायर सूत्र के माध्यम से, ठीक है, तो होगा क्या कि इसका मान मैं 3 लूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 का वर्ग हो जाएगा, होगा ना।
तो 3 का वर्ग क्या होता है, 3 × 9 होता है, और 9 × 2 9 दूनी 18, यानी कि जो तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं जी वो क्या रहते हैं, 18 रख सकते हैं। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉनिक बिना 2 4 हैं। ठीक है, और इसके यानी कि देखो इसके जो पहले कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं और दूसरे में क्या है, 4 ही भरा है। ठीक है, इसके हिसाब से, लेकिन होना चाहिए कितना था, 8 होना चाहिए था। ठीक है, तो यानी कि इसके अष्टक को पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4। वेरी गुड ना, 4। ठीक है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ठीक है, तो संयोजकता क्या होता है जी, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन आपको बता देता हूँ कि संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जिसकी द्वारा वह किसी अन्य तत्व से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है, इसके अष्टक पूरा करने के लिए क्या कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ पर 4 हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके अष्टक पूरा करने के लिए कितने हैं जी, ठीक है, यहाँ पर तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, दूसरे में होना चाहिए था 8, यहाँ पर कितना है, 6 हैं। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यार इसके अष्टक को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो देखो होगा क्या कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यार बोर्ड छोटा पड़ रहे हैं, तो देखो एक कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन है, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, एक C हो जाएगा। एक सेकंड यहाँ पर समझाने के लिए। ठीक है, तो एक कार्बन है जी। ठीक है, ये क्या है, कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन है, इसको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन इसके अष्टक पूरा करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। और यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन है यार, इसकी संयोजकता कितना है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है, 2 है। ठीक है, दोनों आपस में क्रिया करेंगे यार। ठीक है, तो ये तो अपना बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और बचेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए आ जाएगा इसका ऑक्सीजन का दूसरा भाई। ठीक है, यानी कि दूसरा भाई आ जाएगा इसका, और ये क्या कर देगा अपना, ये ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, इसका फिर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे, यानी कि ऑक्सीजन को टोटल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और वो ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको CO2 यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर उसको इन्होंने इसको यानी कि संयोजकता निकालने में इसमें क्या मिला, उसको मदद मिला। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पर कैसे हुआ है। तो यौगिक के सूत्र के द्वारा, ठीक है, सूत्र द्वारा उसको संयोजकता ज्ञात की। ठीक है, तत्वों की उन्होंने संयोजकता ज्ञात की। किसी वर्ग या समूह की क्रम संख्या उस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पास क्या बोला है, किसी वर्ग या समूह की क्रम उस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन के सापेक्ष, ठीक है, ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता दर्शाती है। जैसे कि जिस तत्व की ऑक्साइड का सूत्र R2O है वे प्रथम समूह में, ठीक है, और जिनका सूत्र RO है वह द्वितीय समूह में रखा गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया है कि यानी कि यहाँ पर बोला यार किसी तत्व के वर्ग और समूह की जो है क्रम संख्या है। ठीक है, क्रम संख्या है। ठीक है, उस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता को दर्शाती है। ठीक है, जैसे जिस तत्व की ऑक्साइड का सूत्र R2 है वे प्रथम समूह में, ठीक है, और जिसका RO है उसे द्वितीय समूह में। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है तृतीय समूह है। ठीक है, तृतीय समूह में उसको इसके ऑक्साइड के सूत्र क्या थे, R2O3 थे। चौथे समूह के RO2 थे। ठीक है, तो देखो यार इसमें देखना आप संयोजकता इसमें किस प्रकार से यहाँ से निकलता है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स देख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम है, सोडियम है, इन सब की क्या होती है, संयोजकता एक होती है। ठीक है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो इसका भी संयोजकता 1 होगा। लिथियम का भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। ठीक है, तो 2 और 1 में ये टूटेगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इसका भी 2, 8 और 1 में ये भी टूटता है, तो इसके भी अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2,
8 और 1, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। 8 2 10 10 और 11। इसके भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसकी संयोजकता 1 होती है। ठीक है, तो इसकी भी यहाँ पर संयोजकता 1 देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर जो बेरिलियम है, ठीक है, तो बेरिलियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होता है। तो यहाँ पर जितने भी मौजूद तत्व हैं सबके जो है संयोजकता कितनी थी? 2 2 थी। ठीक है, और यहाँ पर जो भी तत्व थे इसके जो है संयोजकता कितनी थी? 3 3 थी। ठीक है, 3 थी, 4 थी। इस प्रकार से इसमें क्या दिखने को समानता देखने को मिला गया। ठीक है, और पहले समूह के ऑक्साइड के सूत्र R2O और दूसरे समूह के ऑक्साइड के सूत्र RO और तीसरे समूह के ऑक्साइड के सूत्र को R2O3। ठीक है, तो इसी प्रकार से चौथे समूह और पाँचवें समूह, छठवें समूह के यहाँ पर आप उसके सूत्र को देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार इसके हाइड्राइड के सूत्र क्या क्या थे? RH थे, RH2 थे, RH3 थे, RH4 थे, RH3, RH2 और RH। कुछ इस प्रकार से इसके यहाँ पर सूत्र थे। ठीक है, और इन्होंने यार देखो यहाँ पर जो हमारे मेडलिफ है उन्होंने अपने यहाँ पर कुछ जगह को खाली भी छोड़ा था। ठीक है, जैसे कि बाकी वैज्ञानिकों ने क्या किया था, जो पहले आते उन्होंने जितने तत्व उपस्थित थे उतने पे ही वो क्या करते थे? एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, उन्होंने कई यहाँ पर खाली तत्व यहाँ पर छोड़े हैं, जिसे हम लोग इसके आगे इसके उपलब्धियाँ और इसकी सीमाओं में थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या है उसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से R2O को प्रथम समूह में और जिसका सूत्र RO है उसे द्वितीय समूह में रखा गया है, तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि तृतीय समूह, चतुर्थ समूह, पाँचवा समूह, छठवां समूह, सातवां समूह, आठवां समूह में यहाँ पर किस प्रकार से उसका सूत्र है उसको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और इस प्रकार प्रथम, द्वितीय और तृतीय समूह के तत्वों की संयोजकता क्रमशः 1 2 और 3 है। ठीक है, बताया ना सबकी संयोजकता क्या है? इसका क्या है? 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है ना। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा मेडलिफ का आवर्त सारणी। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का यहीं तक। ठीक है, अब इससे संबंधित चलो हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि भी अभी भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो फटाफट से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं यार। ठीक है, यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज के मैं आंसर भी लिखाया है, तो आप लोग को तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मेडलिफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? ठीक है, देखो मेडलिफ ने अपने वर्गीकरण का आधार तो उन्होंने उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, परमाणु भार, इन तीनों से किया था। ठीक है, तीनों के आधार पर उन्होंने किया था। लेकिन यहाँ पर हमारे ऑप्शन में चाहे परमाणु भार रहे, चाहे क्या रहे, इसके भौतिक गुण रहे, चाहे रासायनिक गुण रहे। ठीक है, कोई भी रहे इसको ऑप्शन में लेना है। यदि तीनों रहे तब तो और बेस्ट है, उस चीज़ को लेना है। और यदि तीनों में से कोई सा भी एक दिखे, तीनों को एक साथ नहीं देगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए क्या बोला है? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या उस टाइम पता नहीं था यार। ठीक है, तो परमाणु भार। ठीक है, तो हाँ उन्होंने परमाणु भार के आधार पर क्या किया था? वर्गीकरण किया था। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। मेडलिफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? चलो बताओ, मेडलिफ के समय कितना तत्व ज्ञात थे यार? ठीक है, तो उस समय 63 तत्व क्या थे? ज्ञात थे। ठीक है, जिसे उन्होंने क्या किया था? कार्डों में लिखकर उन्होंने क्या किया था? वर्गीकृत किया था ना। हाँ ठीक, वही है। और यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। यहाँ पर बोला है मेडलिफ ने रासायनिक गुणों के लिए किन 2 तत्वों के यौगिक को आधार बनाया? ठीक है, इन्होंने यानी कि मेडलिफ ने रासायनिक गुण धर्मों के लिए किन 2 तत्वों को यौगिक का आधार बनाया था यार? तो उन्होंने किसको बनाया था? हाइड्रोजन को बनाया था और ऑक्सीजन को बनाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है इधर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया जाएगा आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसको इसलिए उन्होंने आधार बनाया था यार क्योंकि क्या होते हैं? अत्यंत क्रियाशील तत्व होते हैं। ठीक, वो बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं? दूसरे तत्व के साथ मिलकर यौगिक बना लेते हैं। ठीक, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया था। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बोला है मेडलिफ की सारणी में स्तंभों को क्या कहा गया था? चलो यार बताओ। ठीक है, जो स्तंभ था यार ऐसा, ठीक है, उसको क्या कहा गया था? ठीक है, तो उसको मेडलिफ, अरे यार तो मेडलिफ ने जो स्तंभ था उसको क्या कहा था? ग्रुप कहा था। ठीक है, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पास बोला है 36 पंक्ति को मेडलिफ की सारणी में क्या कहा गया था, बताओ। जो ऐसे 36 पंक्ति था उसको क्या कहा गया था यार, उसको कहा गया था आवर्त। ठीक है, यहाँ पास हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पास अगला क्वेश्चन बोला है RO और RH किसके सूचक हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पास RO और RH किसका सूचक है, तो RO जो है वो किसके हैं, ऑक्साइड के हैं। ठीक है, और RH किसका है, ये हाइड्राइड के हैं। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे, तत्व के ऑक्साइड एवं हाइड्राइड। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में कि RO सूत्र किस समूह की संयोजकता दर्शाता है। ठीक है, तो बताओ यार, RO हमने देखा कि तो किस समूह का संयोजकता को दर्शा रहा था, तो वो प्रथम समूह की संयोजकता को दर्शा रहा था, है ना। चलो कुछ इस प्रकार से हैं। और यहाँ पास है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास हमारा 8वां। यहाँ पास बोला है जी, यदि किसी तत्व का ऑक्साइड यहाँ पास क्या बोला है यार, यहाँ पास होगा R2O3 ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पास लिखा नहीं गया है। ठीक है, इसका आंसर तृतीय समूह के लिए है। तो तृतीय समूह के हम लोगों ने क्या देखा था, तृतीय समूह के ऑक्साइड के सूत्र क्या है, तृतीय समूह के ऑक्साइड के सूत्र हैं R2O3 है ना। तो यहाँ पास R2O3 है, इसको लिख देता हूँ R2O3। ठीक है, तो R2O3 है तो किस समूह के होंगे, ठीक है, तो हो जाएगा तृतीय समूह के तत्व हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि क्या रहेंगे, RO हैं तो प्रथम समूह के तत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हैं, उसको थोड़ा सा देख लेना और याद में रखना। ठीक है यार, यहाँ पर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है मेडलिफ के सारणी का प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, तो उसका प्रकाशन सन 1872 में हुआ था। ठीक है, एक जर्मन पत्रिका में। ठीक है, यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि बोला है मेडलिफ को रसायन शास्त्र में किसका जनक कहा जाता है। चलो बताओ यार, इसका आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा, लिखा गया तो है यार यहाँ पास, फिर भी कमेंट करके लिखना। ठीक है, किसका जनक कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया होगा यार। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी में से मेडलिफ की आवर्त सारणी से संबंधित। यहाँ पर हम देखेंगे मेडलिफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियों को देखेंगे। ठीक है, उपलब्धियों को देखेंगे और साथ ही साथ मैं इसको भी निपटा दूँगा। ठीक है, मेडलिफ की आवर्त सारणी की सीमाएँ को भी मैं उसी में क्या कर दूँगा, कवर कर दूँगा। अब देखूँगा ठीक है कितना लेंथ जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग तो देख पा रहे होंगे 30 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया है, तो इसलिए मैं अब बाकी के क्लास को अगले वीडियो में आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।